हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथ के वीडियो में एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। ऐसे तो ये चैप्टर छोटा सा है, पर आपको पता है कि आजकल का जो भी क्वेश्चन आता है वो एक दूसरे से लिंक्ड होता है। अगर अलजेब्रा का ही क्वेश्चन है तो उसमें आपका नंबर सिस्टम, सीक्वेंस सीरीज, सब कुछ, पावर इंडिसेज, ये सारा इंक्लूडेड होता है। ट्रिगो का ही आप ले लीजिए तो उसमें अलजेब्रा से भी जुड़ा टर्म्स या रूल अप्लाई करना पड़ता है, तभी जाके वो क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से समझते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे और इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको ध्यान में रखेंगे। हमको इसमें महारत नहीं हासिल करना है, बस ऐसी तरीके से पढ़ना है ताकि कम समय में हम ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें और ज़्यादा इम्प्लीमेंट कर सके रूल्स का। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें देखिए सीक्वेंस एंड सीरीज में होता क्या है, हम इसको इसलिए लिखे हैं ताकि आप लोग पॉज करके इसको खुद से भी एक दो बार रीड कर सकते हैं। ऐसे मैं सारे टर्म्स को बताऊंगा, टर्म्स आपको समझना बहुत जरूरी है। देखिए सीक्वेंस क्या होता है, सक्सेशन ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर फॉर्मिंग अ डेफिनेट पैटर्न इज नोन एज सीक्वेंस। इसका कहने का अर्थ क्या है कि जैसे कोई पैटर्न हुआ, मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसमें सिमिलर पैटर्न आप कैसे कह सकते हैं? दोनों के बीच कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। इस दोनों के बीच भी 1 का अंतर है, इस दोनों के बीच भी 1 का अंतर है। यानी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। 2 है, 4 है, 8 है, 16 है। देखिए ये इसमें 2 से गुना है, ये इसमें 2 से गुना है, ये इसमें 2 से गुना है। तो ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, उसी को सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए कि A1, A2, A3, A4 सो ऑन टू मतलब क्या होता है? अगर देखिए 1, 2, 3, 4, अब यहाँ पे हम बोले सो ऑन टू n, यानी क्या हो गया? ये पहला टर्म हुआ। फर्स्ट टाइम हमने क्या लिखा? 1। तो इस तरीके से nth टर्म यानी कि n बार में जो चीज लिखेंगे वो यहाँ पे लिखाएगा। ठीक है। अब देखिए देन द एक्सप्रेशन एन आपका कुछ भी हो सकता है। अगर आप 10 मानते हैं इनको तो यहाँ पे क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 10 हो जाएगा। बात को समझते चलिए। तब क्या होता है अगर इस चीज को हम, इसमें क्या एग्जाम्पल लिया गया? A1, A2, तो अगर इस सब को हम जोड़े A1 प्लस A2 प्लस A3 A4 ऐसे करके A1 प्लस सो ऑन टू, ये इन्फिनिटी तक हो सकता है या फिक्स टर्म तक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इज अ सीरीज, इसको हम क्या कहते हैं? सीरीज कहते हैं। इस तरीके से अगर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इस तरीके से अगर हम कर ले तो ये क्या कहलाएगा? सीरीज कहलाएगा। अब बात आती है, हमने पहले ही कहा है कि ये इनफाइनाइट भी हो सकता है और फाइनाइट भी हो सकता है। सीरीज क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि जाके 101वां टर्म पे खत्म हो जाए, या इनफाइनाइट चलता ही जाए जो कभी खत्म ही ना हो। उसको भी आगे हम डिस्कस करेंगे, उस टर्म में क्या क्या फॉर्मूला में चेंज आते हैं। अब आगे आते हैं प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या होता है? जैसे सीक्वेंस हम समझ गए, सीक्वेंस में एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, पैटर्न होता है। प्रोग्रेशन होता है दो सीक्वेंस हुज टर्म्स फॉलो सर्टेन पैटर्न आर कॉल्ड प्रोग्रेशन। सीक्वेंस में भी आपको पता है कि पैटर्न ही फॉलो होता है, लेकिन ये तो बात सुपरफ्लुअस है। अब बस इतना समझिए कि प्रोग्रेशन 3 टाइप के होते हैं। सीक्वेंस में जो फिक्स टर्म होता है उसी को हम लोग प्रोग्रेशन कहते हैं, और प्रोग्रेशन 3 टाइप के होते हैं। पहला प्रोग्रेशन, ये आप याद रखिए, हमेशा आता है, कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ईपी, ईपी को कहा जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। दूसरा होता है आपका जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। ठीक है, उसको भी आगे डिस्कस करेंगे। तीसरा होता है आपका एचपी, ये होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, हिंदी में समझने की कोई जरूरत नहीं है, इसका समांतर माध्य, गुणात्मक माध्य इस तरीके से होता है। अब बस टर्म को समझिए, एपी ही लिखा रहेगा आपको कहीं कि एपी में है, ये प्रोग्रेशन एपी में है, ये सीक्वेंस एपी में है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो इसमें मेन चीज क्या है बताते हैं। अ सीक्वेंस इज कॉल्ड एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ द डिफरेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव टर्म इज ऑलवेज सेम। यहाँ पे अब बात आती है कंजिक्यूटिव टर्म। कंजिक्यूटिव टर्म वो होता है एक के बाद अगला जो होता है उस टर्म को कहा जाता है कंजिक्यूटिव टर्म। जैसे यहाँ क्या है, 2 और 3 कंजिक्यूटिव है। आप लोग क्रिकेट में भी सुनते होंगे कि कंजिक्यूटिव 6, यानी एक के बाद एक छक्का, एक के बाद दूसरा छक्का तुरंत लग गया, उसको कंजिक्यूटिव कहते हैं, यानी नियरेस्ट नेक्स्ट टर्म। ठीक है। तो एपी की जब हम बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें हम जोड़ने की बात करते हैं, जोड़ने की, एडिशन की। जैसे एक में कितना जोड़े तो 2 हुआ। अब आप एक एग्जांपल लेते हैं, 2, 4, 6,
8, 10, 12, ये मान लीजिए इनफाइनाइट तक है टर्म, ठीक है। इसमें देखिए कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। अब किसी दो कंजिक्यूटिव टर्म को आप देखेंगे तो आपको अंतर कितने का आएगा, 2 का ही आएगा। यानी कि कॉमन डिफरेंस जो है टर्म्स के बीच में ये फिक्स है। आप किसी भी टर्म को उठा ले, 10 और 12 के बीच में 2 का अंतर है, ठीक है। इसी को एपी कहा जाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ए एन प्लस वन, इसका मतलब क्या हुआ, एन प्लस वनवा टर्म माइनस ए एन यानी कि एनवा टर्म। यहाँ पे रुकिए एक सेकेंड। अगर देखिए यहाँ 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इस तरीके से एन हुआ। एन में क्या आ जाएगा, nth टर्म हो जाएगा, nth टर्म, ठीक है। आगे फिर अगर हम बढ़ते चले गए तो क्या टर्म आएगा, n प्लस वनवा टर्म आएगा ना। तो वही चीज आपका कहा जा रहा है कि अंतर क्या होता है, अंतर जो भी होता है इसका कॉमन डिफरेंस जो बोला जाता है, इसको डी से डिनोट करते हैं। देखिए वो एक कांस्टेंट होता है, आप इस दोनों का घटाइए फिर भी सेम आएगा, या n प्लस वन में से nth टर्म घटाइए वो भी आपका सेम आएगा, ठीक है। आगे चलिए, जनरली डी से डिनोट किया जाता है उस कॉमन डिफरेंस को, ठीक है। कांस्टेंट डिफरेंस या कॉमन डिफरेंस कहते हैं। देखिए यहाँ कॉमन डिफरेंस है। इस टर्म्स को आपको एकदम समझना है, एकदम याद रखना है, ताकि क्वेश्चन में आता ही सीधा दिमाग क्लिक करे कि वो टर्म कहा जा रहा है, यानी एपी में है, ऐसे निकालना है। अब बात आती है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाए, मान लीजिए ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, 2, 4, 6, 8, इसमें कॉमन डिफरेंस जो डी होता है उसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 का अंतर है, आप 2 लिखेंगे। ए से डिनोट होता है आपका पहला टर्म, ठीक है। पहला टर्म इसमें क्या है, 2 है। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए ए एन का मतलब क्या होता है कि ये हो गया आपका nth टर्म, ठीक है। एकदम ध्यान से देखिएगा, nth टर्म निकलेगा कैसे। तो इसका फॉर्मूला होता है, आप इसको nth टर्म, अगर nth टर्म है तो ए एन लिखेंगे। अगर n तक ही टर्म है, आगे कोई टर्म बढ़ा नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका लास्ट टर्म हो जाएगा। तो लास्ट टर्म को जनरली एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, कि अगर हमसे nth टर्म पूछा जा रहा है तो ए एन का वैल्यू क्या होगा, ए एन का वैल्यू होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखिए ए हो गया आपका फर्स्ट टर्म, जो हमने पहले ही बताया फर्स्ट टर्म होता है जहां से शुरुआत होती है, तो ए इक्वल टू 2 हो गया। एन का वैल्यू वही होगा जितना नंबर का टर्म आपसे पूछा जा रहा है। अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए, इस फॉर्मूला को हम इंप्लीमेंट करके प्रूफ करते हैं। देखिए फोर्थ टर्म 8 है, तो फोर्थ टर्म के लिए क्या लिखना पड़ेगा, ए4 का वैल्यू क्या होना चाहिए, ए की जगह हम 2 लिखेंगे, प्लस में एन की जगह क्या होगा, एन यानी पूछा गया है आपसे चौथा टर्म, तो 4 हो जाएगा, 4 माइनस 1, डी का वैल्यू क्या है, 2 है। अब देखिए आप क्या आएगा, 2 प्लस 4 में से 1 गया 3, 3 दूनाई 6, जब 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8 आ गया। प्रूफ हो गया आपका। तो इस फॉर्मूला को आप याद कर लेंगे, ये एकदम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको याद रहना ही रहना है। नेक्स्ट चलिए, देखिए इस तरीका का क्वेश्चन अलजेब्रा या नंबर सीरीज, नंबर सिस्टम सब में पूछा जाता है कि आपको कहा जाता है कि 3 कंसेक्यूटिव टर्म है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो आप क्या करते हैं कि 3 कंसेक्यूटिव टर्म में आप लेने लगेंगे एक्स प्लस, मान लीजिए कॉमन डिफरेंस उसमें आपको है 2 का है, तो आप क्या करेंगे, एक x लेंगे, एक x प्लस 2 लेंगे, एक x प्लस 4 ले लेंगे। अब इस तरीके से लेने लगेंगे तो क्या होगा कि आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत इसलिए आएगी कि आपको कहा जाएगा कि इन तीनों का एवरेज 3 है, और तीनों का एवरेज 3 कहा जाएगा, तो आप 3 दूना 3 तिहाई 9 करेंगे, सबको जोड़ के बराबर 9 करेंगे, यही करेंगे आप। लेकिन देखिए इस तरीके से आपको क्या करना पड़ जाएगा, 3x प्लस 4 2 6 बराबर 9, x का वैल्यू तब जाके आपको 1 आएगा। इस तरीके से जोड़ घटाव करना पड़ेगा। लेकिन देखिए कॉमन सेंस इसमें क्या लगाना है कि जब कंसेक्यूटिव है एक के बाद एक, तो कॉमन डिफरेंस तो सेम होगा, तो आप इस तरीके से टर्म लेते हैं, a माइनस डी या x माइनस डी, दूसरा लेंगे a, तीसरा लेंगे a प्लस डी, ताकि जब भी आपको कहा जाएगा कि इसका एवरेज इतना है, तो आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो आपको d से d आराम से कट जाएगा, सीधे 3a इक्वल टू वो चीज जो दिया रहेगा, जो भी नंबर वो आ जाएगा, तो आपका कैलकुलेशन हल्का हो जाएगा। जबकि देखिए a माइनस डी, इसमें अब हम d जोड़ेंगे तो क्या होगा, d से d कट के a आ जाएगा,
फिर ए में डी जोड़ेंगे, ए प्लस डी। देख रहे हैं कि एपी में है या नहीं है, समझ में आ गया क्यों हम लेते हैं वैसे। इसी तरीके से अगर आपको कहा जाए 4 कंसेक्यूटिव टर्म, तब आप क्या करेंगे, ए माइनस 3d लेंगे। इसमें अगर मान लीजिए 2d का अंतर है, सब में अगर 2d का अंतर है, तो इसमें जब 2d आप जोड़ेंगे तो क्या होगा, a माइनस डी। फिर इसमें 2d जोड़ेंगे तो a प्लस डी हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस हो जाएगा तो एक प्लस बचेगा। फिर इसमें 2d जोड़ेंगे तो a प्लस 3d। जब इन चारों को फिर से आप जोड़ेंगे तो देखिए इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। आप लेने के लिए कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए यही तरीका अपनाया जाता है, ठीक है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखें, क्वेश्चन बनाएंगे तो हम लोग सबको एकदम थोरोली इंप्लीमेंट करके देखेंगे और सीखेंगे। नोट में देखते हैं, इफ ईच टर्म ऑफ एपी इज इंक्रीज डिक्रीज बाई के, एएम इज ऑल्सो इंक्रीज बाई के। देखिए पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि एएम होता क्या है। एएम होता है अर्थमेटिक मीन, ठीक है। एएम इक्वल टू होता है अरिथमेटिक मीन होता है, ठीक है। मीन आपने पढ़ा होगा एवरेज के चैप्टर में भी। मीन का मतलब होता है माध्य, यानी कि अगर दो संख्या 2 और 4 है तो इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, या मीन क्या होगा। आपको पता है कि इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, 4 2 6, 2 से भाग दे दिए तो आ गया 3। इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, 3 होगा। तो देखिए अब इसमें एवरेज में आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर 4 संख्या है उसका एवरेज 4 है, और 4 संख्या उसका एवरेज मान लीजिए 5 है, और कहा जाता है कि चारों संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है 2-2 नंबर का, तो आपका एवरेज कितने से बढ़ता है, वो भी 2 नंबर से बढ़ जाता है। क्योंकि देखिए चारों में 4 बार 2-2 बढ़ा, तो 4 दूनी 8 बढ़ गया, लेकिन एवरेज के लिए आप 4 से भाग देंगे तो फिर 2 हुआ, तो एवरेज में 2 ही जुटेगा। या गुना होता है किसी पर्टिकुलर संख्या से, तो एवरेज में भी उतना ही का गुना हो जाता है। जैसे सभी संख्याओं में ए से गुना हो गया, तो एवरेज में भी ए से गुना हो जाता है। वही चीज यहाँ बताया गया है कि अगर सभी संख्याओं में, सभी टर्म में, एपी के सभी टर्म में अगर इंक्रीज होता है के से, तो उसका अर्थमेटिक मीन भी इंक्रीज हो जाएगा के से। उसी तरीके से अगर मल्टीप्लाई होगा के से, तो उसका अर्थमेटिक मीन भी मल्टीप्लाई हो जाएगा के से। अब आगे आते हैं, हम लोगों ने जो पीछे पढ़ा था फॉर्मूला की nth टर्म पता करने के लिए जब कहा जाता है तो हम लोग किस फॉर्मूला का यूज करते हैं, an को बोला जाता है nth टर्म। ये जो an है, ठीक है, इसी को बोला जाता है nth टर्म। इसके लिए हमने देखा था a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है कि अगर पूरे टर्म को, जैसे 2 4 6 8, हम इतना ही एग्जाम्पल लेके देखते हैं, कहा जाए कि सबको जोड़ के बताना है, तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं एस एन, यानी कि पूरे टर्म का योग। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका n/2। n है यानी जितना टर्म है, जिस टर्म तक आपको कहा जाता है n, ब्रैकेट में होता है 2a। a का वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म को a कहा जाता है, प्लस में n-1 इंटू डी। यही आपका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला को भी आपको याद रखना है। इस फॉर्मूला को अगर हम और जनरल बनाएं और आसान बनाएं तो क्या करेंगे, आपको दिख रहा होगा कि हम पहले क्या पढ़े थे, a प्लस, यहाँ पे क्या है 2a को हम a प्लस a लिख सकते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी। इसका फॉर्मूला क्या है, an है, an है ना। तो इसको अगर हम अलग कर लेते हैं इतना को, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम l से डिनोट करते थे, लास्ट टर्म। एक a मेरा बच जाएगा और प्लस में हम l लिख देंगे। बात वही चीज है, क्योंकि l के जगह तो ये फॉर्मूला हमको लिखना ही पड़ेगा। अगर l पता है आपको, l मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म। यहाँ देखिए, अब इसको हम सॉल्व करके प्रूफ करके दिखाते हैं। इसको जोड़िए, सारे टर्म को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4 2 6 6 12 और 8 20 आता है। अब इस फॉर्मूला पे हम बिठाते हैं, फॉर्मूला पे बिठाएंगे तो क्या करेंगे, कितना टर्म है हमारे पास, 4 टर्म है, तो S4 लिखेंगे पूरे 4 टर्म तक का। n/2, n के जगह 4 रखेंगे, बाई 2 करेंगे, ब्रैकेट में करेंगे 2a, 2 गुने 2, क्योंकि फर्स्ट टर्म क्या है, 2 ही है, प्लस में n-1 इंटू डी। n का वैल्यू क्या है 4, 4 - 1 3 इंटू डी, डी का वैल्यू क्या है 2। देखिए ये कट गया है आपका, 2 बच गया, ये 2 दूने 4 और 3 दूने 6 4 10, 2 गुने 10 आपका आ गया 20।
तो ये बस ध्यान में रखिए कि फॉर्मूला ये सब कुछ नहीं, जो चीज़ हम मैनुअली करते हैं उसी का एक छोटा सा रूप होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला कहीं से टपकता नहीं है, वो आपका ही बनाया हुआ चीज़ होता है, आपका ही समझा हुआ चीज़ होता है, जिसको एक फॉर्मेट में लिखा जाता है या याद किया जाता है। चलिए आगे चल सकते हैं हम लोग। फिर वही चीज़ देखिए, एल जो है लास्ट टर्म है, हमने भी बताया था, तो वहीं एल लिख दिया जाता है, क्योंकि ए अगर एक आप हटा लेते हैं तो यहाँ ए बच जाएगा प्लस में ए, और ये जो है वो एल का वैल्यू दे देता है। नेक्स्ट देखिए, 3 नंबर्स ए बी सी आर इन ए पी। अभी हमने बताया अर्थमेटिक मीन के बारे में, उसी को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर मान लीजिए कि कोई 3 संख्या ए बी सी कहा जा रहा है कि अर्थमेटिक मीन में है, यानी कि ये एपी में है, ठीक है, एपी में, मीन में नहीं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, देखिए दोनों के बीच का अंतर सेम है, इसके बीच का भी अंतर सेम है, ये दोनों जो भी आएगा वो दोनों का अंतर सेम होगा। तो इसमें होता क्या है कि b का वैल्यू हो जाता है आपका a प्लस सी बाई 2। यही आपका अर्थमेटिक मीन निकला, a और c का अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड c क्या होगा, b आएगा इसका, ठीक है। अब देखिए ये आया कहाँ से, यह आपको बताने के लिए हम थोड़ा बता देते हैं। a है, b को हम क्या लिख सकते थे, मान लीजिए कॉमन डिफरेंस होता है तो b के जगह हम क्या लिखते, a प्लस डी। फिर c का वैल्यू क्या होता है, a प्लस डी, तो b का वैल्यू था, उसमें से एक और जुट जाता, कॉमन डिफरेंस जुट जाता। अब देखिए b का वैल्यू क्या है, a प्लस डी, और आपको प्रूफ करना है तो इसके बराबर आना चाहिए a प्लस सी बाई 2। तो a के जगह तो a है, c के जगह a प्लस डी बाई 2। अब आप देखिए 2a प्लस 2d बाई 2, 2 से ये कट गया, आ गया आपका a प्लस डी, प्रूफ हो गया। इसीलिए बताया जाता है कि मैनुअल ही सब कुछ है, ये कोई फॉर्मूला कुछ नहीं, बस समझने का देर है। आगे देखिए, अर्थमेटिक मीन समझ गए कि क्या होता है। अब देखिए अर्थमेटिक मीन में क्या हो सकता है कि अगर a और b है, इसके बीच में बहुत सारे अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर दिए जाए, जैसे a1 a2 a3, ये सब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन इसको ज़्यादा जोर नहीं देना, बस समझ लेना है क्या सिस्टम है। a1 a2 बहुत सारे n टाइम्स, a1 से लेके an तक, इस सब अर्थमेटिक मीन को इंसर्ट कर दिया जाए इसके बीच में, ठीक है। a1 a2 a3 an सब इसका अर्थमेटिक मीन है। अब क्या होगा, इंसर्शन ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, ए के बीच में पूरा हम डाल दिए ना एन अर्थमेटिक मीन। लेट a1 बी अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू क्वांटिटीज सच दैट आर इन एपी, ये सब जो है एपी में है, यानी a1 a2 का डिफरेंस सेम है, a2 a3 के जो डिफरेंस आएगा वही सेम है दोनों। तब क्या होता है, तब हो जाता है आपका जो कॉमन डिफरेंस होता है, डी निकालते हैं ना कॉमन डिफरेंस। पहले क्या था, पहले जो अगर दो ही टर्म हमारा होता है ए और बी, तो उसका कॉमन डिफरेंस होता है ए और बी के बीच जो अंतर होता है वो होता है कॉमन डिफरेंस। लेकिन इसमें बहुत सारे हम टर्म अंदर घुसा चुके हैं, तब क्या होगा, कॉमन डिफरेंस इस सब में विभक्त हो जाएगा ना। पहले मान लीजिए इससे और इसके बीच में 10 का अंतर था, और बीच में हम 9 टर्म और घुसा दिए, तो सब में तो एक एक का अंतर होगा, तब ना 9 तक तो 9 बढ़ जाएगा, 10वां ये आ गया 10 बढ़ गया, 9वां से 10वां आने में इसमें भी एक का अंतर आ जाएगा। तो इस चीज को आप समझिएगा। तो पहले क्या था, अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा बी तो लास्ट टर्म था उसमें से ए घटाएंगे, कितना टर्म इंसर्ट किए हम, एन इंसर्ट किए, तो एन ही तक तो होगा नहीं, एक ये एक्स्ट्रा है ना बी, तो टोटल हमारे पास टर्म ए के बाद कितना टोटल एक्स्ट्रा टर्म हुआ, एन प्लस 1, क्योंकि एन तो हम अर्थमेटिक मीन घुसाए ही और एक एक्स्ट्रा हो गया। तो अब हमारा कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, बी माइनस ए बाई एन प्लस 1। इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, एक दो बार सब समझ में आ जाएगा। अब ये सब चीज कोई बड़ी चीज नहीं है, ये अगर पहला टर्म बोला जाए तो क्या हो जाएगा, पहला टर्म क्या हो जाएगा आपका, ए तो रहेगा ही पहला टर्म, यानी इनिशियल नहीं, नेक्स्ट जो पहला के बाद होगा, a1 का वैल्यू हो क्या जाएगा आपका, पहला टर्म लिखेंगे उसी में ना कॉमन डिफरेंस जोड़ते हैं, तो कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे तो क्या होगा, b माइनस ए बाई एन प्लस 1, यही होगा ना। ए एन अगर पूछा जाएगा तब क्या करेंगे, ए तो रहेगा ही, उसमें b माइनस ए रखेंगे, एन प्लस 1 रखेंगे, लेकिन कितना बार, एन माइनस 1 टाइम्स, ठीक है, या एन टाइम्स, सॉरी एन टाइम्स हो जाएगा। a1 जब किए तो एक बार, ए एन तक आएंगे तो एन टाइम्स ये गुना होके जुटेगा ना ए में। आगे चलिए,
लेट ए बी द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ये तो आपको पता ही है कि ए और बी के बीच में अगर ए है तो अर्थमेटिक मीन क्या निकलेगा, ए प्लस बी बाई 2। यही होता है अर्थमेटिक मीन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए ये आप लोग नंबर सिस्टम सीक्वेंस सीरीज, नंबर सिस्टम में भी देखेंगे, सीक्वेंस सीरीज में भी देख रहे हैं। इस फॉर्मूला का एकदम याद रखिएगा, एन नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, 1 से लेके एन तक का। तो आप इसको एपी के फॉर्मूला पे भी डाल के देखेंगे, ये वही चीज आ जाएगा। और ऐसे आपको याद भी रहना चाहिए, एन इंटू एन प्लस 1/2, इस फॉर्मूला को एकदम याद रखेंगे। उसी तरीके से ए स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। एक चीज और आप समझ लीजिए, जैसे ये फॉर्मूला अगर आपको याद है और कहीं आपको दिया जा रहा है कि 3 + 6 + 9 प्लस सो ऑन टू 3n, तो आप क्या करेंगे, आप सोच में पड़ जाएंगे। लेकिन सोच में नहीं पड़ना है। देखिए यहाँ इसमें अगर आप 3 कॉमन लेते हैं तो फिर आपके पास क्या बच गया, 1 + 2 + 3 सो ऑन टू +n बच गया। इसका फॉर्मूला आपको याद ही है, n इंटू एन प्लस 1/2, उसमें 3 से गुना कर दीजिए, निकल जाएगा। उसी तरीके से अगर आपको लिखा रहे कहीं 2 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + 6 स्क्वायर, तो आपको क्या करना है, सो ऑन टू 2n स्क्वायर। तो आपको क्या करना है कि इसमें से 4 जो है 4 यानी कि 2 स्क्वायर आपको कॉमन ले लेना है। बच क्या जाएगा, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, यही आपका बच जाएगा n स्क्वायर तक। और इसका फॉर्मूला आपको पता है कि n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n + 1/6 होता है। देखिए n इंटू एन प्लस 1 आपको याद ही है, इसमें एक एक्स्ट्रा जोड़ना है, गुना करना है 2n + 1, नीचे 2 था, इसमें 6 है, तो स्क्वायर वाला आप समझ गए। ये जो है ये आपका एपी में नहीं होता है। एपी में होने का मतलब है कि कॉमन डिफरेंस सबका सेम हो, इसलिए ये मिस कंसेप्ट नहीं रखना है कि ये आपका एपी में है, क्योंकि एपी जो होगा उसमें कॉमन डिफरेंस सेम होगा। जैसे कॉमन डिफरेंस इसमें सेम है, ये एपी में है, 1 का अंतर है। इसमें देखिए 1 और 4 का अंतर 3, 4 और 9 का अंतर 5, तो ये तो गलत हो जाएगा ना कहना, इसलिए ये बस फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। अब क्यूब में जब बात आती है तो आपको पहला जो फॉर्मूला है इसी को बस स्क्वायर कर देना है, ठीक है। याद करने का तरीका भी बता दिए। देखिए यहाँ भी लिखा गया है कि 2 और 3 आर नॉट इन एपी, ये जो टर्म है सीरीज है ये आपका एपी में नहीं है। अब चलिए, अब हमने पहले देख लिया है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बाद अब हम लोग आएंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बस एक सिंपल में समझिए कि उसमें हम लोग जोड़ते थे। कॉमन डिफरेंस किस टर्म में आता था, जोड़ में आता था। 1 2 3 या 5 7 9 11 13, 2 का अंतर है, इस तरीके से आता था। जब जीपी की बात करते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, तो इसमें क्या होता है, सब कुछ वैसा ही है, बस कुछ फॉर्मूला चेंज हो जाता है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज होता है। इसमें गुना की बात आती है। अगर पहला टर्म 5 है, नेक्स्ट टर्म 10 होगा, नेक्स्ट टर्म आपका 20 होगा, नेक्स्ट टर्म आपका 40 होगा, सो ऑन टू, इस तरीके से होता चला जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसमें कितना का गुना है, 2 का, इसमें कितना का गुना है, 2 का, इसमें कितना का गुना है, 2 का। यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में गुणात्मक श्रेणी होता है, यानी गुना होते जाता है। और जो हमारा कॉमन रेशियो क्या होता है, कॉमन रेशियो सब में सेम होता है, ठीक है। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इस चीज को एकदम ध्यान रखना है। अब बात आती है कि ये जो चीज लिखा गया है, इसका कहने का मतलब होता है सक्सेसिव जो आपका अगला टर्म होता है उसका, जैसे 10/5 आप करेंगे, ये किसके बराबर होगा, 40/20 भी आप करेंगे तो ये बराबर ही आना चाहिए। कोई भी 2 टर्म का कंपैरिजन जो है वो बराबर आएगा। देखिए 5 दूना 10 हो गया, 20 दूना 40 हो गया, दोनों बराबर है, 2 बराबर 2, इस चीज को समझिएगा। अब इसका आपका रेशियो, कॉमन रेशियो समझ गए, उसमें कॉमन डिफरेंस होता था, इसमें कॉमन रेशियो होता है। जैसे एक चीज और बता सकता हूं, अगर 2 है, मान लीजिए 2 है, ठीक है, 1 नेक्स्ट टर्म 1, अगला टर्म 1/2, अगला टर्म 1/4। देखिए यहाँ पे आपका कॉमन रेशियो क्या है, यहाँ पे गुना हुआ कितना से, 1/2 से, यहाँ भी कितना से गुना हुआ, 1/2 से, यहाँ भी कितना से गुना हुआ, 1/2 से। तो आपका कॉमन रेशियो जो है ना इस फॉर्म में भी आ सकता है, समझ गए। अब आप आ जाइए कि जिस तरीके से उसमें हमने निकाला था nth टर्म, तो यहाँ भी अगर nth टर्म निकालना है तो an से डिनोट करेंगे। an इक्वल टू होता है a इंटू
आर का पावर n माइनस वन। टर्म आपको पहले से ही समझ में आ रहा है कि ए का वैल्यू होता है जो पहला टर्म होता है, और आर का वैल्यू होता है यहाँ पे जो कॉमन रेशियो होता है, कॉमन डिफरेंस नहीं, कॉमन रेशियो को आर से डिनोट करते हैं। एन हो गया आपका nth टर्म। तो देखिए कैसे निकालेंगे, इसमें अगर चौथा टर्म पूछ रहा है, एग्जाम्पल सेट करते हैं, तो a4 इक्वल टू क्या करेंगे, a के जगह हम 2 रखेंगे, r के जगह कितना टर्म है, 4 है, n का जगह 4 रखेंगे, r के जगह हम क्या रखेंगे, कॉमन रेशियो हमारा कितना है 1/2 है, उसका पावर क्या होगा, n के जगह 4 रखेंगे, 4 माइनस 1। अब देखिए 2 इंटू 1/2 का पावर 3 जब करेंगे तो 1/2 जो है वो 3 बार गुना होगा। देखिए आ गया आपका 1/4, प्रूफ हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलिए, अब इसी में एक चीज और आता है, कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है, जैसे उसमें हमने समेसन क्या होता है, समेसन इसको बोलते हैं। समेसन अगर लिखा हुआ है आपका n इक्वल टू 0 से लेके अगर 10 तक, इसका मतलब क्या हो जाता है, एस एन है, और n इक्वल टू 0 से लेकर 10 तक, यानी कि हो गया क्या कि जो टर्म आएगा जिसमें n 0 नहीं 1 से लेकर 10, यानी कि n1 n2 n3 ऐसे करते करते n जो 10वां टर्म है उस सबका योग पूछा जा रहा है, जोड़ पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, समेसन आ जाता है साइन, अगर आपको नहीं पता है, समेसन मतलब होता है सम ऑफ ऑल टर्म्स, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है एस एन, जो आपने एपी में पढ़ा था n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एस एन इक्वल टू होता है a इंटू 1 माइनस आर का पावर n बाई 1 माइनस आर। अब इसी फॉर्मूला को आपको याद रखना है, ठीक है। होता क्या है कि जब रेशियो आपका 1/2 हो जाए, देखिए रेशियो जब आपका 1 से कम हो जाए, जैसे 1/2 हो गया, तब हम इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, देखिए क्योंकि 1/2 का पावर n, अगर n बहुत ज़्यादा रहेगा तो बहुत कम हो जाएगा वैल्यू 1/2 का, एक में से घटाएंगे हो जाएगा, लेकिन अगर इधर हम करेंगे तो निगेटिव वैल्यू आ जाएगा। लेकिन अगर आप देखेंगे कि r 1 से बड़ा है, तब हम क्या करते हैं, एस एन इक्वल टू ए इंटू आर एन माइनस 1/r-1। ये देखिए आपको ये दोनों फॉर्मूला सेम ही लगेगा, क्योंकि ऊपर भी उल्टा है और नीचे भी उल्टा है, अगर दोनों को उल्टेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, यही फॉर्मूला आ जाएगा, इसलिए इस पे ज़्यादा जोर देना नहीं है हमको, ठीक है। अब आपको हम यही बताते हैं, एक जो एग्जाम्पल 2 4 6 8, फिर इसको जोड़ते हैं, 2 4 8 16, 2 4 के इसको जो है 2 4 8 16, 2 का गुना है 2 का गुना है 2 का, r का वैल्यू क्या है 2, a का वैल्यू क्या है 2, S4 Sn हमसे पूछा जा रहा है, Sn यहाँ पे S4 ही है ना, टोटल 4 टर्म है, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, a इंटू आर का वैल्यू क्या है 1 से ज़्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे r का पावर n-1/, ये सब थोड़ा आपको कॉपी में नोट्स बनाना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा। अब देखिए आप क्या करेंगे, S4 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2 r के जगह 2 दूनाई 4 माइनस 1 और नीचे में 2 माइनस 1, ये क्या आ गया 2 गुने 3 में से गया तो 2 गुने r का वैल्यू 2 है, 2 का पावर n, r का वैल्यू 2 और 2 का पावर n यानी 4, 2 दूनाई 4 दूनाई 8 दूनाई 16, 16 में से गया 15, 2 में से गया 1, तो 15 2 गुने 15 आया आपका, देखिए 30 आया। अब इस सबको आप जोड़ के भी देख लीजिए, 8 4 12 2 14, 14 और 16 टोटल आपका 30 आता है, प्रूफ हो गया। तो इस समय आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर आगे आती है बात कि अगर इनफाइनाइट टर्म रहे तब क्या करेंगे, इनफाइनाइट टर्म रहे तो बस आपको ये याद रखना कि इसी फॉर्मूला को याद रखना है इनफाइनाइट टर्म में, और ये ऊपर वाले को गायब कर देना है, ठीक है। इनफाइनाइट टर्म अगर कहेंगे तो फिर पावर n करेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, और इनफाइनाइट में अगर रेशियो एक कॉमन रेशियो का वैल्यू 1 से कम है तो वो 0 के बराबर हो जाएगा, इसलिए उसको लिखने से कोई मतलब ही नहीं निकलता है। तो आप इनफाइनाइट टर्म में सीधा इस फॉर्मूला को यूज कीजिएगा, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अब बात आती है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ज्योमेट्रिक मीन की, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अर्थमेटिक मीन सीखा था हमने, अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ज्योमेट्रिक मीन होगा। तो देखिए ज्योमेट्रिक मीन में क्या होता है कि
उसमें हम लेते हैं ये अगर 2 4 8 ये सब जीपी में है, हम इसको भूल जाते हैं। हमारा जब ज्योमेट्रिक मीन अगर इस दोनों का हम निकालेंगे तो हमको ये आना चाहिए 4। तो ज्योमेट्रिक मीन ये नंबर सिस्टम में भी आप लोग पढ़े होंगे, रेशियो प्रोपोर्शन इस सब में ये यूज होता है। देखिए इसमें क्या होता है कि अगर आपका ए बी सी जीपी में है, जीपी में है अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, तो बी जो होता है ना वो एसी का ज्योमेट्रिक मीन होता है और बी इक्वल टू हो जाता है, या तो आप बी स्क्वायर इक्वल टू लिखिए एसी, या आप बी इक्वल टू लिखिए रूट अंडर एसी। अब इसको भी प्रूफ करना पड़ेगा तो आप कर सकते हैं। देखिए ए तो ए ही रहेगा, बी की जगह आप क्या लिखेंगे, ए में आर से गुना करके। सी की जगह क्या लिखेंगे, बी की जगह अगर ए आर है तो सी की ए आर आना चाहिए ना। अगर हम निकालते हैं ए आर इक्वल टू क्या आना चाहिए, रूट अंडर ए सी। ए के जगह हम ए लिखेंगे और सी के जगह ए आर स्क्वायर लिखेंगे। तो देखिए जब ये रूट हटाएंगे तो ए स्क्वायर के जगह ए बाहर निकलेगा, आर स्क्वायर के जगह आर निकलेगा, ए आर बराबर ए आर आ गया। तो इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ज्योमेट्रिक मीन भी आप सीख लिए। अब बात आती है कि वही चीज़ है जो हम लोगों ने एपी में देखा था कि अगर ए और बी दो लेटर है, इसके बीच में हम बहुत सारा ज्योमेट्रिक मीन डाल दे, G1 G2 ऐसे करते करते Gn तक, तो इसका उपयोग होता है ना। इसमें फालतू में आप लोग दिमाग मत लगाइए, ठीक है, इसको छोड़िए। नेक्स्ट देखिए, ये वही चीज है। चलिए इसको छोड़िए, आप आइए हार्मोनिक प्रोग्रेशन पे। HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अगर कोई संख्या है या कोई सीरीज सीक्वेंस है ABCD, यह आपको HP में तब होता है जब इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, उल्टा 1/A 1/B 1/C 1/D, ये अगर आपका AP में है तभी आपका ABCD जो है वो HP में होता है। ठीक है, इस चीज को बस याद रखना है। अगर कहा जाए कि ABCD HP में है, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि 1/A 1/B 1/C 1/D ये सब आपका AP में है। ठीक है, इस चीज को बस आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद इस पे तो सारा AP का रूल फॉलो होगा। ठीक है, तो अगर इस पे AP का रूल फॉलो होगा तो आप इस चीज को तो समझ सकते हैं कि इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, A और C का, या एक जो रिलेशन हम लोग निकालते थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/B इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/A प्लस 1/C/2, यही होगा ना। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका C प्लस A/AC। अब अगर हम उलटते हैं इसको तो B इक्वल टू क्या आ जाएगा AC/, यहाँ पे 2 होता है ना, AC/2AC/C प्लस A, ये HP में हो गया। ठीक है, आप समझ लीजिए चीजों को। ये क्यों हो गया, क्योंकि HP में ABCD था, उसको हम उल्टे, लेकिन जब ये उलट दिए, ये अगर AP में है तो इस पे तो AP का रूल फॉलो होगा। तो 1/B इक्वल टू क्या होगा 1/A प्लस 1/C/2, ये AP में तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। तो उसी तहत आपका हार्मोनिक मीन किस तरीके से निकल जाएगा, देखिए इससे आप निकाले 1/B इक्वल टू C प्लस A/2AC हो गया, ये आपका अर्थमेटिक मीन हुआ। ये जो भी सीरीज सीक्वेंस है आपका, इसका क्या हुआ, ये अर्थमेटिक मीन हुआ 1/B। लेकिन जब HM निकालेंगे हार्मोनिक मीन, तो इसका क्या होगा, हार्मोनिक मीन तो B होगा, क्योंकि ABC में B ही होगा ना हार्मोनिक मीन। तो B का वैल्यू क्या हो जाएगा 2AC/A प्लस C। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वही चीज है, सेम है। हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं 2AB/A प्लस B। अब एक चीज और आता है, रिलेशन बिटवीन AM GM HM। तो इसमें बस याद रखना है आपको कि ऐसे भी अगर ट्रिक से आप याद रखेंगे तो जो पहले आता है वो सबसे बड़ा होता है। A पहले आता है, उसके बाद G आता है, उसके बाद H आता है। ठीक है, इसी तरीके से आपको A G और H याद रखना है। इसमें एक कंडीशन हो सकता है कि सब बराबर जरूर हो सकता है, लेकिन A कभी भी H से छोटा नहीं हो सकता, G से छोटा नहीं हो सकता है। इस चीज को हमेशा याद रखिए, रिलेशन इसमें यही होता है। इसको भी आप याद रखिए, दिख रहा है, इसका ये अर्थमेटिक मीन है, ये ज्योमेट्रिक मीन है और ये हार्मोनिक मीन है। अब आगे आती है बात कि AM इंटू HM का वैल्यू क्या होता है। AM के जगह हम लोग A प्लस B/2 करेंगे, HM के जगह क्या करेंगे 2AB/A प्लस B। अब इससे तो ये कट गया, 2 से 2 कट गया, ये आ गया आपका AB। और AB क्या होता है
आप लोग को पता था कि ए बी सी अगर होता है तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए सी होता है। अगर ये ए बी था, ठीक है, ए यहाँ पे गलती एक हो गई कि ए बी 2 लिया हुआ है, तो इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन आपका क्या होता है, रूट अंडर ए बी। अगर सिंपली ये होता है आपका ज्योमेट्रिक मीन जीएम इक्वल टू रूट अंडर ए बी। अगर सिंपली ए बी पूछा जाए तब तो ये जीएम स्क्वायर हो जाएगा ना। तो इसी तरीके से ए बी का वैल्यू क्या होगा, जीएम स्क्वायर। तो यही ए एम इंटू एच एम इक्वल टू होता है जीएम का स्क्वायर। और जब स्क्वायर आप हटाएंगे तो जीएम इक्वल टू रूट अंडर ए एम इंटू एच एम। इस फॉर्मूला को थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है। तो आज के लिए बस हमने बेसिक्स बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में इस पे आधारित क्वेश्चन बताऊंगे जिससे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू गाइस, बाय।